बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के अंदर मसूद पेज़ेश्कियान ईरानी सदर की तरफ से वाज़ेह इशारा दिया गया है कि वो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाले दिफाई मुआहदे के अंदर अब शामिल होना चाहते हैं। नाज़रीन, अगर ऐसा होता है तो फिर यकीनी तौर पर तमाम स्टेक होल्डर्स के लिए खुशाइंद होगा और इस दिफाई मुआहदे की अफादियत और इसकी ताकत में मज़ीद इजाफा हो सकता है। और बल्कि हम तो कहते हैं कि तमाम मुस्लिम उम्मा को इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन किसी को तो बारिश का पहला खतरा बनना था। आगाज हो चुका है पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से। अब जो भी इस मुआहदे का हिस्सा बनेगा तो यकीनी तौर पे ये उसके लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया की सुपर पावर बनने का जो एक अहद किया है दोनों ममालिक ने। सऊदी अरब के पास वसाइल हैं और पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटीज हैं, तो ये जो इम्तिजाज है दोनों ममालिक का, ये यकीनी तौर पर एक बहुत ही बड़ा अहम संग मील है मुस्लिम दुनिया के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए, अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए। तो इससे मुतालिक कुछ अहम पेशरफ्त आपके साथ शेयर करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि ईरान की तरफ से फाइनली एक्सपोज किया गया है इजराइल के उस खुफिया मंसूबे को जो कि अब तक वो दुनिया के सामने नहीं लेकर आ रहे थे, लेकिन पूरी दुनिया ये जानती थी कि इजराइल के पास एटमी सलाहियत तो है, लेकिन वो इसका इजहार नहीं करते, वो उसको छुपाते हैं, वो इसकी पासदारी करने के लिए किसी मुआहदे का, किसी ट्रीटी का हिस्सा नहीं बनते। तो अब फाइनली ईरान की तरफ से उन तमाम मिलिट्री इंस्टॉलेशंस की फैसिलिटेशन की डॉक्यूमेंट्स और मनाजर विजुअल्स भी दुनिया के सामने सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज कर दिए हैं, शेयर कर दिए हैं। तो वो भी आपके साथ अभी कुछ ही देर में शेयर करते हैं। फिर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं जनाब, कुछ बहुत ही खास मेहमान पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं MBS की। एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान में सऊदी वलीअहद का दौरा मुतवक्के है। इस दौरे में क्या कुछ हो सकता है और इसके बाद क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, क्योंकि वो अकेले नहीं आएंगे, एक बिजनेस डेलीगेशन भी है, एक आला सतही जो कारोबारी वफ्द है वो भी उनके हमरा होगा और बहुत ही हैवी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में वो करने का इरादा रखते हैं। दिफाई शुबे में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि इस एग्रीमेंट के बाद सबकी नजरें तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दिफाई या डिफेंस एग्रीमेंट के ऊपर जुड़ी हुई हैं। ये किस हद तक आगे जाता है और इसमें क्या कुछ होने जा रहा है, ये इस दौरे का महवर होगा। तो इसका भी जायजा लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब सिफारतकारी की पूरी दुनिया मोतरफ हो रही है। जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया, ख़ासतौर पे डोनाल्ड ट्रंप समेत मुस्लिम उम्मा के, मुस्लिम दुनिया के, अरब दुनिया के जो लीडर्स हैं वो किस तरह से घेरा डाले हुए हैं शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द, और वो गुफ्तगू कर रहे हैं और सारी दुनिया उनको सुन रही है। आज भी बहुत ही अहम मुलाकात हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी कहा जा रहा है इस मुलाकात का हिस्सा होंगे। इस मुलाकात का अहवाल कुछ तो हम आपको बता चुके हैं गुज़िश्ता रोज़ कि उसमें क्या कुछ ज़ेरे गौर लाया जा सकता है, लेकिन आज हम दीगर खबरों में बात करेंगे। एक तो जो बांग्लादेश के सरबराह हैं इस वक्त, एडवाइज़र, चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, उनके साथ उनकी मुलाकात हुई, बिल गेट्स के साथ भी मुलाकात हुई। तो इस तरह की मेल मुलाकातें साइडलाइन पर उसका सिलसिला जारी और सारी है। ट्रंप की मुलाकात का अहवाल आपको कल सुनाएंगे, लेकिन आज बहुत ही एक और अहम खबर है आपके साथ शेयर करने वाली, वो ये कि खत्ते के अंदर हमने देखा है पिछले कुछ महीनों के अंदर जो एक लहर आई है इनकलाब की, और ये इनकलाब नाज़रीन जेंजीज़ की तरफ से, यूथ की तरफ से और वहाँ की आवाम की तरफ से लाया गया है। अपनी हुकूमतों की बैड गवर्नेंस की वजह से, करप्शन की वजह से। पहले हमने देखा कि श्रीलंका के हालात ख़राब हुए, वहाँ पे हुकूमत का तख्ता उल्टा, फिर उसके बाद बारी आई बांग्लादेश की और वहाँ पे शेख हसीना वाजिद की जो हुकूमत थी उसकी रिजीम चेंज हुई, और अब जो नई हुकूमत बनने जा रही है उसकी कुर्बतें पाकिस्तान के साथ तो हैं ही, लेकिन फिर साथ ही हमने देखा कि कुछ अरसे के बाद, कुछ हफ्तों के बाद नेपाल के अंदर हुकूमत का तख्ता उल्टा है और वहाँ पे भी जेंजीज़ की तरफ से, यूथ की तरफ से, नौजवानों की तरफ से हुकूमत को तहस नहस करके रख दिया गया। लेकिन हमने जिस वक्त नेपाल के अंदर ये सब कुछ हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, तो आपको इस खदशे का इजहार कर दिया था कि अब अगली जो बारी है वो मुमकिन तौर पर भाजपा सरकार की होगी, और उसके कुछ ही दिनों के बाद हमने देखा है कि ये सिलसिला शुरू हो चुका है, आगाज़ हुआ है लद्दाख से, लेकिन लगता यह है कि अब ये सिलसिला इतने जल्दी रुकने वाला नहीं है। क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस एहतजाज का, जिसमें अब तक कई जाने भी जा चुके हैं, और लगता यह है कि मोदी सरकार के जो लड़खड़ाता हुई हुकूमत है उसके ताबूत में आखिरी कील ये जेंजीज़ का, यूथ का एहतजाज होगा, जिसमें यकीनी तौर पे खदशा ये है या इम्कान कह लीजिए ये है कि अब दीगर जो तहरीकें हैं वो भी अपना हिस्सा डालेंगी और ये सिलसिला पूरे भारत तक फैल सकता है। इसके अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है, जो हालात बन चुके हैं और जो इस वक्त तज्जियाकार अपने आरा का, ख्यालात का
इजहार कर रहे हैं। आखिर में आपको बताएं कि ग्लोबल फ्लोटिला के ऊपर वो 44 मुल्कों का एक ऐसा झुरमट जो कि सरहदों को चीरता हुआ इजराइल की तरफ बढ़ रहा है, उनके हसार को तोड़ते हुए इमदाद की गर्ज से फ़लस्तीनियों को रेस्क्यू करने के लिए, उन्हें इमदाद पहुंचाने के लिए, उसके ऊपर भी इजराइल की जारहियत का सिलसिला ड्रोन्स हमलों की सूरत में शुरू हो चुका है। तो ये सारी खबरें नाज़रीन एक एक करके आपके साथ शेयर करते हैं। और जो पहली खबर है वो बहुत ही धमाकेदार है। जो मसूद पेज़ेश्कियान का बयान था, जो खिताब था, उसमें उन्होंने वाज़े इशारे दे दिए हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई जो मुआहिदा है उसका खैरमकदम किया और कहा है कि यह कदम खित्ते में एक जामे सिक्योरिटी के निज़ाम और मुस्लिम ममालिक के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और दिफाई शोबों में ताउन की इब्तिदा है। मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ईरान अपने दो बरादर इस्लामी मुल्कों पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे का खैरमकदम करता है। ईरानी सदर ने कहा कि मुआहिदा मुस्लिम ममालिक के ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी के जामे निज़ाम की शुरुआत है। तो बहुत ही अच्छी बात है और जिस जुर्रत का, बहादुरी का और जवामर्दी का, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा हालिया जंग के अंदर इजराइल के खिलाफ ईरान ने किया है और हमेशा से वो खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर सामने आए हैं। जिस तरह से अमरीकी बेशुमार और कई सालों पर मुहित सैंक्शंस के बावजूद, पाबंदियों के बावजूद उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया, अपने उसूलों पर, अपने मौक़िफ़ पर समझौता या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। यकीनी तौर पर इस इत्तेहाद के अंदर ऐसे खुददार और बहादुर मुल्कों का शामिल होना खुशाइंद होगा। अगर ईरान ये फैसला करता है तो ना सिर्फ उसके लिए बल्कि इस इत्तेहाद के लिए, मुस्लिम उम्मा के लिए भी ये मुफीद साबित हो सकता है। नाज़रीन, अगली खबर है इजराइल को एक्सपोज करने की और 189 इजरायली साइंसदानों और फौजी माहिरीन के नाम, पते और रवाबित जो हैं वो फाश कर दिए हैं ईरान ने और उसे सोशल मीडिया पे शेयर भी कर दिया है। अच्छा नाज़रीन, ये जो मालूमात हैं खुफिया, ये पेचीदा इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के जरिए हासिल की गई हैं। खुफिया दस्तावेजात इसमें हैं, हसास मिलिट्री साइट्स और IAEA पर इजरायली और अमरीकी दबाव के सबूत भी इसमें शामिल हैं। साथ में नाज़रीन सोशल मीडिया पे ईरान की तरफ से शेयर की गई वो तस्वीर भी गर्दिश कर रही हैं जिसमें IAEA के चीफ को हैक किया गया, उनके मोबाइल को, उनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतल्लिक जो मालूमात थी और एक एक चीज़ की उनकी जो इंफॉर्मेशन थी, जो डिसीजन मेकिंग है, उनके रवाबित किससे थे, वो सारा कुछ इजराइल चुराता रहा अपने हैकिंग सिस्टम के ज़रिए। उसे भी एक्सपोज किया है ईरान ने और उसे भी सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया है। अब ईरान ने इन मालूमात की बुनियाद पर जून में इस्राएली तंसीबात पर मिसाइल हमले भी किए थे, आपको याद होगा, और वजीर इंटेलिजेंस के मुताबिक मज़ीद तफसीलात मरहलावार जारी की जाएंगी। वो कह रहे हैं अभी सिलसिला यहाँ पे रुका नहीं है, क्या कुछ इजराइल करता रहा है, किस तरह से प्राइवेसी की, इंटेलिजेंस की ब्रीच करता रहा है और कहाँ कहाँ इसने गंद घोला हुआ है, सब कुछ एक एक करके किस्तवार मरहलावार वो दुनिया के सामने रखेंगे। तो इसराइली मुलाजमीन और आम शहरी भी ईरान के साथ ताउन करते रहे हैं और अंदर से मालूमात निकाल कर आना एक बहुत बड़ी कामयाबी है ईरान की। वो काम जो इसराइल ने ईरान के अंदर किया था, अब ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब बारी है ईरान की, तो थोड़ा सब्र करना होगा इसराइल को, उसको एक्सपोज करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब बात है नाज़रीन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब सिफारतकारी की तरफ। दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। जो सेंटर स्टेज पे इस वक्त कलीदी किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है वो काबिल ज़िक्र है और हम नहीं कह रहे, ये हमारे दुश्मन के तजियाखार कहने पर मजबूर हैं। भारत के अंदर इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये शोर और जिसको कहते हैं बावेला इस वक्त हो रहा है और लानतान हो रही है मोदी सरकार के ऊपर कि भाई आप एक ऐसे नाकाम वजीर आजम है जिसने भारत की रही सही जो इज्जत थी उसे भी मिट्टी में मिला दिया है। साथ में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली इजलास के अंदर शिरकत ना करना भी बहुत ज़्यादा तनकीद का बायस बन रहा है। वो कह रहे हैं कि किस तरह से आप पाकिस्तान को एक फ्री हैंड दे सकते हैं, खुला मैदान दे सकते हैं कि वो जिसको चाह रहा है राम कर रहा है, कायल कर रहा है और दुनिया उनके साथ खड़ी है। भारत इस वक्त सिफारती सतह पे और दुनिया भर में तन्हाई का शिकार हो चुका है। उनके मौक़िफ़ को, उनके बयाने को कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। जो साथ में मई के अंदर सुबकी हुई है, जो मार पड़ी है उनकी फौज को, वो बोनस है उसके लिए। नाज़रीन तारीखी दिफाई मुआहदे के बाद फाइनली मोहम्मद बिन सलमान भी पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। वज़ारत तिजारत के ज़राए के मुताबिक एक आला सतही सऊदी वफ़द है अक्टूबर में पाकिस्तान का दौरा करेगा। दौरे का जो मकसद है दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान ने ऐलान किया है कि सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने जा रहे हैं। साथ में उन्होंने तस्दीक की, उन्होंने कहा कि MBS के साथ एक बड़ा कारोबारी वफ़द भी आएगा पाकिस्तान में। सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान पाकिस्तान सऊदी बिजनेस फोरम
मुनक्किद होगा ताकि ताउन तिजारत वुसअत के मौके पर गुफ्तगू की जा सके। एक इजलास में सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के इम्कानात का जायजा लिया जाएगा, जिसमें वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी इसमें शरीक होंगे। इसके अलावा इजलास में पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर, तेल के शोबे, डिजिटल इकॉनमी में सऊदी सरमाकारी के इम्कानात पर गौर होगा। वजारत तिजारत के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात एक बार फिर से गर्मजोशी की जाने बढ़ रहे हैं और दोनों ममालिक ने इत्तेफाक किया है कि तिजारती शोबे में ताउन को मजबूत बनाने की कोशिश को तेज़ किया जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त होने जा रहा है इस खित्ते के लिए, इस दुनिया के लिए, फ़लस्तीन के लिए, गाज़ा के लिए और यकीनी तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए भी। और जो एंट्री होगी, जो इस्तकबाल होगा, वो तो यकीनी तौर पर तारीखी होगा, क्योंकि पहल की है सऊदी अरब ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का शायान शान और पुरतपाक इस्तकबाल करके तारीख रकम की है। जिस तरह से उन्हें प्रोटोकॉल दिया गया, तो अब बारी हमारी है। हम दोस्तों के दोस्त हैं और जो हमें इज़्ज़त देगा हम उसे कई गुना बढ़ के उसकी तकरीम और उसकी इज़्ज़त जो है उसे यकीनी तौर पे यकीनी बनाएंगे। और जिस वक्त MBS पाकिस्तान आएंगे तो यकीनी तौर पे वो इस्तकबाल एक अपनी तारीख़ी अहमियत रखता है और यकीनी तौर पे फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल होना भी चाहिए दोस्त ब्रदर मुल्क का। तो उसका अहवाल तो यकीनी तौर पे हम आपको बताएंगे जो जिस वक्त वो फाइनलाइज होगा, डेट्स का अनाउंस किया जाएगा। साथ में नाज़रीन जो कुछ मुलाकातें हुई हैं उसका भी अहवाल सुन लीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में उसके 80वें इजलास के मौके पर बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और गेट्स फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स से अलग-अलग मुलाकातें की हैं। इससे कबल वज़ीर आज़म ने ट्रंप और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी की मेज़बानी में अरब इस्लामी सरबराही इजलास में भी शिरकत की थी, जिसके विजुअल्स आपने देखे। और उससे एक दिन पहले उनकी जो मुलाकात हुई IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से क्रिस्टालिना जॉर्जुआ और वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा से भी मुलाकातें हो चुकी हैं। तो बहुत ही साजगार और मुफीद हैं ये मुलाकातें, ये दौरा। और इस मौके पे मोदी जी का ना होना यकीनी तौर पे हमारे लिए बहुत ही साजगार है। और जिस तरह से टैरिफ के बाद उनकी मईशत, उनकी इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है, तो हम तवक्को करते हैं कि सिर्फ सिफारती सतह पर नहीं, अमन के लिए नहीं, गजा के लिए नहीं, कश्मीर का मुद्दा भी उठाया जाएगा और पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए भी इस दौरे को यूटिलाइज किया जा सकेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो दौरा है इसके अंदर से बहुत सी पॉजिटिव खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। अच्छा नाज़रीन, अब हो क्या रहा है? भारत के अंदर हालात हो रहे हैं खराब। श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के बाद अगली बारी है भारत की। हम इस खदशे का इजहार कर चुके थे, इम्कान हमने पहले जाहिर कर दिया था, आगाज हो चुका है। लद्दाख में हुआ क्या है वो सुन लीजिए। लद्दाख में खुद मुख्तारी और रियासती दर्जे के मुतालबे पर एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया है। पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की, जिसमें 5 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। 5 मासूमों को, यूथ को, जेंजीज को मार दिया गया है स्ट्रेट फायर करके और उसमें दर्जनों सैकड़ों लोग अब भी जख्मी हैं। अच्छा, लेह शहर में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी BJP के दफ्तर को इन्होंने जलाओ घेराव किया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और मुजाहिरीन ने पुलिस की एक गाड़ी भी जला दी है। मनाज़र आप देख सकते हैं। और पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, आंसू का गैस का इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो ताकत का इस्तेमाल है, ये आप इस एहतजाज को दबा नहीं सकते। इसमें मजीद शिद्दत आएगी, ये आग और भड़केगी और इसमें मजीद जो तहरीकें हैं वो भी शामिल होने के इम्कान पैदा हो चुके हैं। लेह के पुलिस अफसर ने AFP को बताया है कि नाम जाहिर ना किया जाए और हलाकतें जो हैं 5 और जख्मियों की तादाद दर्जनों बल्कि सैकड़ों में हो सकती है। एक और पुलिस एहलकार की तरफ से कहा गया कि जख्मियों में, इसका नाम है रेगजन सांगडप, उसने कहा है कि जख्मियों में आम शहरियों के साथ पुलिस एहलकार भी शामिल है। यह तशद्दुद उस वक्त हुआ जब 6 अक्टूबर को मरकज और लेह एपेक्स बॉडी के दरमियान मुज़ाकरात तय थे जो 4 माह बाद होने जा रहे थे। लद्दाख की कुल आबादी तकरीबन नाज़रीन 3 लाख के करीब है। 40% इसमें बुद्धमत के लोग हैं, आधी आबादी इसकी मुसलमानों पर है और लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का दर्जा उसे दिया गया, यानी कि यहाँ से कौमी पार्लियामेंट के लिए नुमाइंदे मुंतखब होते हैं, लेकिन बराह रास्त नई दिल्ली की हुकूमत यहाँ पर चलती है। थोड़ी सी हमें हिस्ट्री समझनी पड़ेगी, पस मंज़र क्या है। 2019 में नाज़रीन उसके बाद की सूरत हाल जो है वो मुसलसल ग्रेजुअली ख़राब होती गई है और मोदी हुकूमत जिसने 2019 में मकबूजा कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी जो बुनियादी हैसियत थी 370A को बुनियादी हैसियत को ख़त्म किया, आर्टिकल को वायलेट किया और इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था, जम्मू कश्मीर असम्बली के साथ लद्दाख असम्बली के बगैर, और लद्दाख बराह रास्त दिल्ली के अफसरान के ज़रिए इंतज़ाम आ गया था। लद्दाख के अवाम के मुतालबात जो थे उसमें 6ठे शेड्यूल के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ ताकि मकामी आबादी जो है 90% दर्ज फहरिस्त कबाइल को खुद मुख्तार इंतज़ामी ढांचा मिल सके और रियासती दर्जा उनको मिल सके, स्टेटहुड उनकी बहाल की जाए, सरकारी मुलाजमतें और ज़मीनों में मकामी लोगों के हकूक़ की ज़मानत को यकीनी बनाया जाए। ये तकरीबन वही मुतालबात हैं जो कश्मीरी भी करते हैं। कश्मीरियों को तो दबा दिया जाता है, लेकिन लद्दाख
लद्दाख में मामला जो है वो भड़क गया है और अब 2019 के बाद लद्दाखी नौजवानों के लिए रोजगार के मौके कम हो गए हैं। वहाँ पे भी वही तरीका वारदात किया गया, मकामी जो लोकल्स हैं उनके हकूक़ को सल्ब किया गया, ताकत से दबाने की कोशिश की, वहाँ पे हिंदुओं को लाके आबाद करने की कोशिश हुई और 97% जो शरह ख़वानगी होने के बावजूद 2023 के सर्वे के मुताबिक लद्दाख में 26% जो हैं, 26% जो ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार हैं, उनके पास नौकरियां नहीं हैं, वो दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर हो चुके हैं और भारत की कौमी औसत के तकरीबन 13% ये बनते हैं, इससे भी दुगनी बनती है इनकी तादाद। रोजगार ना मिलना, सियासी नुमाइंदगी ना होना नौजवानों के गुस्से का बड़ा सबब बना है और लद्दाख की 1600 किलोमीटर सरहद चीन के साथ भी लगती है। नाज़रीन, इनकी जो शक्लें हैं, जो इनकी बोली है वो भी और इनकी जो अपीयरेंस है वो भी चाइना के लोगों से मिलती जुलती है। कश्मीर एक मुतनाज़ इलाका है जिस पर भारत, पाकिस्तान और चीन सब दावा करते हैं। माहिरीन का कहना है कि लद्दाख की शनाख्त और हुकूक के छिन जाने से अवाम शदीद तशवीश और गुस्से में मुब्तला है। साथ में जो माहिरीन की राय है वो क्या है वो भी सुन लीजिए। नौजवानों का गुस्सा सबसे ज़्यादा खतरनाक पहलू है क्योंकि वो मायूस होकर फौरी रद्द-ए-अमल दिखाते हैं और अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है। जाने भी जा चुकी हैं एहतजाज के बायस और अपनी हक के लिए आवाज़ उठाने के बायस उनके हक को, उनकी आवाज़ को ताकत से, ज़ोर बाजू से दबाया जा रहा है बजाय इसके कि उनको सुना जाए, उनकी महरूमियों को, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। भारत की एनर्जीज़ कहाँ लग रही हैं? हथियार ख़रीदने पे। भारत की एनर्जीज़ कहाँ लग रही हैं? गोदी मीडिया के ज़रिए प्रोपेगेंडा करने पे, अपने ही अंदर मुसलमानों को दबाते हुए, सिखों को दबाते हुए, दीगर माइनॉरिटीज़ को, दलितों को, निचली ज़ात के हिंदुओं को दबाते हुए अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल किया जा रहा है। खुद पसंदी में मुब्तला मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जो है वो भी जलसे करवा लीजिए, उनसे अपने ऊपर फूल फेंकवा लीजिए, हार पहनवा लीजिए, अपनी तारीफें करवा लीजिए, बस यही उनको करना आता है। अब एक बार फिर से जंगी माहौल पैदा किया जा रहा है, अक्टूबर नवंबर में फिर से छेड़छाड़ हो सकती है। अपनी एनर्जीज को यहां पे लगाया हुआ है, इंटरनेशनल फोरम्स पे लानतान हो रही है, इनको मुंह की खानी पड़ रही है, तन्हाई का शिकार हो चुका है। इनके अपने ऑफिशियल्स क्या कह रहे हैं वो भी जरा सुन लीजिए। इंडियन एयर मार्शल हैं राकेश सिन्हा, जिन्होंने तस्लीम किया है कि उनको अभी पाकिस्तान से कैसे मार पड़ी। जाते जाते जरा आपको वो भी सुनवाते हैं, सुनिए उनका क्या कहना था। We are conducting exercise cold start, which will be conducted in first week of October in central sectors. Since Pakistani drones infiltrated Delhi and Gujarat last time, PM Modi told us that there should be no more infiltration from Pakistani drones. We have already lost 2 S-400 systems because of them. We will make sure Pakistani drones don't beat us again. तो नाज़रीन, अब ये अंधभक्तों को देखना चाहिए मोदी सरकार क्या खेल खेल रही है, किस तरह से उनके टैक्स पेज के पैसे पे अयाशी हो रही है, उसको ज़ाया किया जा रहा है, हथियार ख़रीदने पे, जंगें करने पे सर्फ किया जा रहा है। अगर यही आप अपने अवाम के ऊपर इन एनर्जीज़ को लगाएं तो आपको इस तरह से पाकिस्तान से, चाइना से, दुनिया से या फिर अमेरिका से ना तो पाबंदियों का, लानतान का या टैरिफ का सामना करना पड़े। तो मेरे ख्याल में होश की नाखून लेने का वक्त है। इनका नजरियाती कदम दूसरी तरफ इजराइल क्या मजालिम ढा रहा है वो भी जाते जाते सुन लीजिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला है नाज़रीन, मुख्तसर वक्त में 7 बार हमला हो चुका है इस पे पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान का डेलीगेशन भी इस फ्लोटिला के ऊपर सवार है, अपनी जानों को दाव पर लगा के और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए ये इजरायली हसार को तोड़ते हुए इमदाद पहुंचाने की गर्ज से जा रहे हैं। साबिक सेनेटर हैं मुश्ताक अहमद खान, उन्होंने कहा है कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर मुख्तसर वक्त में 7 बार हमला हो चुका है। एक वीडियो बयान उनके जारी से जारी किया गया, क्या कहना है उनका, सुनिए जरा। के साहिलों से, ईरान के साहिलों से, बहरे रूम से तमाम पाकिस्तानियों को सिखों को पकड़े। जैसे कि आपको इल्म है कि कल ज़ोनिस्ट अपार्थाइड रैशिस्ट टेररिस्ट इजराइल की नाजायज़ रियासत ने हमारे ऊपर ड्रोन अटैक किए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला जो कि एक पीसफुल लीगल ह्यूमैनिटेरियन मूव है, उसके ऊपर ड्रोन हमले किए गए और 10 ड्रोन हमले किए गए और ईशा से ही पूरी रात हमारे ऊपर ड्रोन जो हैं वो परवाजें करते रहे। कल के हमलों में बारूदी मवाद फेंका गया, आग के गोले फेंके गए, साउंड बम फेंके गए और ऐसा खतरनाक केमिकल फेंका गया जो सूंघने से और टच करने से बहुत नुकसान करता है। ये सब साइकोलॉजिकल वॉर है, हमें डराने, खौफजदा करने की कोशिशें हैं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को गजा जाने से रोकने की कोशिशें हैं, लेकिन हम रोकेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं, हम खौफजदा नहीं होंगे। हम हर सूरत में इंशाल्लाह गजा जाएंगे। वी आर डिटरमिन्ड टू गो टू गजा इंशाल्लाह। वी विल end this inhuman siege and blockade. We will deliver the humanitarian aid and we will establish a humanitarian corridor inshallah. We will stop this genocide and we will stand against this genocide inshallah. हम रोकने वाले नहीं हैं, हम पहुंचेंगे वहां पे इंशाल्लाह और इसके लिए हम हर कीमत देने के लिए तैयार हैं। ये जो हमले किए गए ये बैनुल-अक़वामी पानियों के अंदर किए गए। एक छोटी सी रियासत ने पूरी दुनिया को यरगमाल बनाया है। एक छोटी सी रियासत ने अपनी दहशतगर्दी से, अपनी बदमाशी से, इंसानियत के खिलाफ जराइम से पूरी दुनिया को यरगमाल बनाया हुआ है।
इसलिए पूरी दुनिया को, पूरी आलमी बिरादरी को, पूरे इसके तमाम इंसानों को इस रैशिस्ट, अपार्थाइड और ज़ोनिस्ट रिजीम के खिलाफ उठ जाना चाहिए। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप लोग दुआ करें हमारे लिए कि हमारा ये काफिला सही सलामत रहे और गजा पहुंचे। और उसके साथ मैं ये भी अपील करता हूँ कि आप लोग निकलें, सड़कों पर निकले, गली कूचों चौकों चौराहों में निकले, प्रेस क्लब में, बार रूम में, तालिबी इदारों में, मेंबरों मेहराब से, मसाजिद और मदारिस में और बाजारों के अंदर हर जगह आवाज उठाएं, हर तबका आवाज उठाएं। हम गजा को बचाने के लिए आ रहे हैं। ये एक ह्यूमैनिटेरियन और अमन लीगल सॉलिडेरिटी मूव है। और रियासतें जब नाकाम हो गई, हुकूमतें नाकाम हो गई, इंटरनेशनल बॉडी और वर्ल्ड ऑर्डर नाकाम हो गया, तो आम शहरियों ने इत्तेहाद करके गजा को बचाने के लिए खाली हाथ सिर्फ इमदाद अपने साथ लेके आगे आए हैं गजा को बचाने के लिए। हम इंशाल्लाह गजा पहुंचेंगे, गजा के भूखों को सामान पहुंचाएंगे, गजा के प्यासों को पानी पहुंचाएंगे, गजा के जख्मियों को इंशाल्लाह अद्वियात पहुंचाएंगे और गजा के अंदर जो इंसानियत के खिलाफ इसराइल ने जराइम किए उसको अश्कारा करेंगे और गजा के साथ इज़हार तहकीक करेंगे। हम हर सूरत में इंशाल्लाह गजा पहुंचेंगे, हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे इंशाल्लाह, हम झुकेंगे नहीं इंशाल्लाह। इसलिए आप लोग आवाज उठाएं और इंटरनेशनल कम्युनिटी से मेरी अपील है कि वो इस दहशतगर्दी का जो ग्लोबल समूह लौटेला की पीसफुल काफिले के ऊपर हो रहा है उसका नोटिस ले। मैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जिस वक्त अमेरिका में, उनसे भी अपील करता हूँ कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में तमाम डिप्लोमेटिक चैनल को मुतहरिक करें, तमाम इंटरनेशनल फोरम पर इस मसले को उठाएं और उसके साथ साथ सरबराहान मुमलिकत से इस मसले के ऊपर बात करें, इस मसले के ऊपर बात करें। ये OIC का फर्ज था, जो काम हम करने जा रहे हैं, ग्लोबल समूह लौटेला करने जा रहे हैं, वो OIC के मंशूर में था, OIC के मंशूर में है, OIC का फर्ज था, तमाम मुस्लिम हुकूमत और हुक्मरानों का फर्ज था। वो नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, तो कम से कम इसको प्रोटेक्शन दो, इसको तहफ़्फ़ुज़ दो। इसलिए पूरी दुनिया के अवाम को इसराइल के खिलाफ, इस दहशतगर्द रैशिस्ट अपार्थाइड रिजीम के खिलाफ उठ जाना चाहिए। इसराइल तहजीब के लिए खतरा है, इसराइल अमन के लिए खतरा है, इसराइल इंसानियत के लिए खतरा है, बशरियत की बका के लिए खतरा है। इसलिए पूरी दुनिया को इसराइल की इस ज़ोनिस्ट अपार्थाइड रैशिस्ट रिजीम के खिलाफ उठ जाना चाहिए। इंशाअल्लाह हमारा अज़म तवाना है, हमारे हौसले और मोराल बुलंद हैं और हम गजा पहुंच कर रहेंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, उनकी तरफ से आवाज़ उठाई जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान का ये फ़र्ज़ बनता है कि दुनिया भर के अंदर एक्सपोज किया जाए, भारत के साथ साथ इजराइल को भी आवाज़ उठाई जाए इस ग्लोबल फ्लोटेला के हक़ में कि वो अमन के दाई हैं, अमन के पैगंबर हैं और उन्हें यकीनी तौर पर यह हक़ हासिल है कि वो इमदाद को फ़लस्तीनियों तक पहुँचाएँ। उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं ये जंगी कवानीन की, इंसानियत की तज़लील की जा रही है और ये किसी भी इमदादी जो काफ़िला है उसके साथ इस तरह का सलूक रवा रखना यकीनी तौर पे ये इजराइल के माइंडसेट को, नेतन्याहू के जो एक भयानक किस्म का मकरूह चेहरा है उसको एक्सपोज करने के लिए काफ़ी है। तो यकीनी तौर पे तमाम फोरम्स पे और इंडिविजुअली भी हमें, आपको भी इसके लिए आवाज़ उठानी होगी ताकि फ़लस्तीन में, गज़ा में होने वाले मज़ालिम को फ़ौरी तौर पर रोका जा सके। आने वाले दिनों की पेशरफ़ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।